प्यारे बच्चों, कल आप लोगों को बताया गया था टाइम एंड टेंस में कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और इनको कितने भागों में बांटा गया है और कैसे इन सबको पढ़ना है। ये कल की वीडियो में आप लोगों को बताया गया था। आज हम लोग उसे बनाने का तरीका सीखेंगे कि कितने भाग में बनाना है, कैसे बनाना है, ठीक है, उनकी पहचान के साथ बनाने का तरीका सीखेंगे। और मैंने बताया कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। क्या तीनों के 4 भेद होते हैं, ये भी आप लोगों को बताया गया था। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इन तीनों को 4 प्रकार से हम लोगों को देखना था। ये कल मैंने आपको बता ही दिया। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी इनको कितने प्रकार से पढ़ना है, पूरे टेंस को कितने प्रकार से पढ़ना है। सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे इसको असर्टिव सेंटेंस का पढ़ेंगे। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत 2 सेंटेंस आ जाती है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा आ जाता है निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव और निगेटिव सब पहचानेंगे कैसे, अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है। यानी वह वाक्य जो सकारात्मकता को बोध कराए, यानी इसका हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य। अब कोई भी काम हम करते हैं साधारण तरीके से उसे सकारात्मक कहते हैं, यानी वह वाक्य जिससे किसी कार्य होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, सकारात्मक। और दूसरा है वह वाक्य जिससे कोई कार्य होने का बोध न हो उसे नकारात्मक कहते हैं। नकारात्मक वाक्य यानी जिससे कोई कार्य हो रहा है उसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं, और जिस वाक्य से कोई कार्य न होने का बोध हो उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। सर कैसे समझेंगे कि कोई किस वाक्य से कार्य होने का बोध होता है, किस वाक्य से कार्य होने का बोध नहीं होता है। सिंपल है, समझने का बात है। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, यानी इससे कोई कार्य होने का बोध हो रहा है। आपको ये वाक्य पढ़ने से लग रहा है कि कोई कार्य हो रही है। मैं किताब पढ़ता हूँ यानी कोई व्यक्ति है जो कोई काम कर रहा है, और जिस वाक्य से कोई कार्य होने का बोध हो, जिस वाक्य से कोई कार्य होने का बोध हो उसे हम लोग सकारात्मक क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य। यानी इस वाक्य से लग ही रहा है कि कोई कार्य हो रही है। इस वाक्य से क्या लग रहा है कि कोई कार्य हो रही है, और जिस वाक्य से कार्य होने का बोध हो उसे हम लोग सकारात्मक वाक्य कहते हैं, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। सर तो नेगेटिव कैसे पहचानेंगे, वही जिस वाक्य से कार्य होने का बोध हो उसे अफर्मेटिव कहते हैं, और जिस वाक्य से कार्य होने का बोध नहीं हो उसे निगेटिव कहते हैं। जैसे मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ तो अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ तो निगेटिव सेंटेंस। यानी वाक्य हम लोग देखे हैं, वाक्य असर्टिव सेंटेंस होती है। असर्टिव सेंटेंस में 2 काइंड्स होते हैं, एक अफर्मेटिव दूसरा निगेटिव। तो निगेटिव अफर्मेटिव यानी जिससे कोई कार्य होने का बोध हो, जो साधारण कार्य को दर्शाता हो बताता हो उसे अफर्मेटिव कहते हैं, और जिससे कोई कार्य होने का बोध न हो उसे क्या कहते हैं, निगेटिव कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ अफर्मेटिव, मैं नहीं पढ़ता हूँ निगेटिव। मैं रोटी खाता हूँ अफर्मेटिव, मैं रोटी नहीं खाता हूँ निगेटिव। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं अफर्मेटिव, हम लोग नहीं पढ़ते हैं निगेटिव। तो वह वाक्य जिससे कोई कार्य होने का बोध होता है उसे हम लोग अफर्मेटिव कहते हैं, और जिससे कार्य होने का बोध न हो उसे निगेटिव कहते हैं। दूसरा है क्वेश्चन। दूसरा क्या है, क्वेश्चन। क्वेश्चन भी 2 प्रकार के हैं। एक है आपका यस नो क्वेश्चन, और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। एक यस नो क्वेश्चन और दूसरा WH क्वेश्चन। सर तो आपने बता दिया अफर्मेटिव, काफी सरल था समझना कि मैं पढ़ता हूं तो अफर्मेटिव, मैं नहीं पढ़ता हूं तो निगेटिव। क्या सर इसी टाइप से हम लोग इसे भी समझ सकते हैं, क्वेश्चन को भी। हाँ, क्वेश्चन भी है, बहुत आसान है। आपसे
वीडियो में बने रहें, सारा चीज आपको बारी बारी से बताई जाएगी, प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप, और आपको पूरी समझाने की कोशिश की जाएगी। दूसरा मैंने बताया निगेटिव सेंटेंस, क्या क्वेश्चन बताया था, क्या बताया था, क्वेश्चन। क्वेश्चन दो प्रकार का होता है, यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, जिसे एक और नाम से हम लोग जानते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। यस नो क्वेश्चन को इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न सूचक वाक्य, वह वाक्य जिससे प्रश्न किया जाए। प्रश्न सूचक वाक्य यानी वह वाक्य जिससे क्या दर्शाता हो, प्रश्न दर्शाता हो। क्या दर्शाता हो, प्रश्न। जिससे क्या होता हो, पूछा जाता हो प्रश्न, उसे क्या कहते हैं, प्रश्न सूचक वाक्य। यानी यस नो क्वेश्चन या इंटरोगेटिव सेंटेंस किस चीज को दर्शाता है, प्रश्न को। सर कैसे पकड़ेंगे कि यह यस नो क्वेश्चन है या डब्ल्यूएच क्वेश्चन है? सिंपल है, यह वाक्य जिसका जवाब हाँ ना में संभव हो, यानी वह प्रश्न जिसे हम लोग हाँ ना में दिया जा सके, जिसका जवाब जिसे हम लोग हाँ ना में उत्तर दे सकते हैं, वह उसे डब्ल्यूएच को यस नो क्वेश्चन या इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सर डब्ल्यूएच क्वेश्चन, तो वह वाक्य जिसका जवाब हाँ ना में संभव नहीं हो, उसे हम लोग डब्ल्यूएच क्वेश्चन कहते हैं। जैसे सर इसका कुछ वाक्य बताएं, क्या मैं पढ़ता हूँ। अब देखेंगे क्या मैं पढ़ता हूँ, इस वाक्य को देख करके ये पता लगाएं कि इसका जवाब हाँ ना में संभव है या नहीं। अगर कोई पूछे क्या मैं पढ़ता हूँ या क्या आप पढ़ते हो, क्या आप पढ़ते हो, इस वाक्य का जवाब हाँ ना में संभव है। इसका रिप्लाई अगर यस नो में कोई मांगे तो हम दे सकते हैं। अगर मैं पढ़ता हूँगा तो यस, नहीं पढ़ता हूँगा तो ना, यानी हाँ ना में इसका जवाब संभव है। मैंने अभी बताया जिस प्रश्न का जवाब हाँ ना में संभव है उसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं। क्या कहते हैं, यस नो क्वेश्चन, यानी इसका जवाब हाँ ना में संभव है, मतलब यह क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है वाक्य। लेकिन वही मैंने अभी बताया कि जिसका जवाब हाँ ना में संभव नहीं है उसे डब्ल्यूएच क्वेश्चन कहते हैं। तो क्या आप पढ़ते हो, तो यस नो क्वेश्चन, ये कहते हैं आप क्या पढ़ते हो, आप क्या पढ़ते हो, यानी इस वाक्य का जवाब हाँ ना में संभव नहीं लग रहा है। अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या आप क्या पढ़ते हो, तो आप बताओगे कि हाँ मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहा हूँ, अदर सब्जेक्ट के बारे में कि मैं वो पढ़ रहा हूँ। तो जो आप पढ़ रहे हो उसकी जानकारी है, ठीक है, तो आप कह सकते हो उसका नाम, यानी इसका जवाब हाँ ना में संभव नहीं है। और जिस प्रश्न का जवाब हाँ ना में नहीं संभव है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डब्ल्यूएच क्वेश्चन। यानी जिसका जवाब हाँ ना में संभव है उसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं, जिसका जवाब हाँ ना में संभव नहीं है उसे डब्ल्यूएच क्वेश्चन कहते हैं। क्या है यह, डब्ल्यूएच क्वेश्चन, यानी यह यस नो क्वेश्चन है, दूसरा यह डब्ल्यूएच क्वेश्चन है। एक और सरल बात है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन का पहचान काफी सरल है। जिस वाक्य में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे और कौन शब्द आए, जिस वाक्य में ये शब्द आए उसे हम लोग डब्ल्यूएच क्वेश्चन में होना समझते हैं। ठीक है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु। जिस वाक्य में ये सारे शब्द आते हों, ठीक है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, वह वाक्य डब्ल्यूएच क्वेश्चन का माना जाएगा। किसका माना जाएगा, डब्ल्यूएच क्वेश्चन का। यानी जिस हिंदी वाक्य में क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन, कहाँ आए तो समझ लो कि वह वाक्य किसका है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन का। जैसे क्या आप पढ़ते हो, यही सर ये भी तो क्या से शुरू होते, इसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं। मैंने कहा वाक्य में का मतलब हो गया वाक्य के अंदर। जैसे यह वाक्य के अंदर है, क्योंकि इस वाक्य को अगर सजाई जाती है तो ये सारे वर्ड्स
वाक्य के अंदर ही पाए जाएंगे। और जैसे ही वाक्य के अंदर ये सारे वर्ड हो, समझ लो कि यह सब WH क्वेश्चन का है। यह वाक्य किसके अंतर्गत आएगा? WH क्वेश्चन का। यानी जिस हिंदी वाक्य में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन आ जाए, वह वाक्य किसके अंतर्गत आएगा? WH क्वेश्चन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? WH क्वेश्चन के अंतर्गत। तो आज बच्चों मैंने आपको बताया कि वाक्य कितने प्रकार के पढ़े जाएंगे? 4। कितने प्रकार के? 4। ऐसे ऐसे लिखते रहेंगे, काफी स्लो बताया गया है। WH क्वेश्चन क्या, क्यों, कब, कहाँ और कैसे, इनकी पहचान किस चीज से हुई है? WH क्वेश्चन से। मैंने वाक्य कितने प्रकार का बताया? 4। एक अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस। यानी अफर्मेटिव असर्टिव का ही पार्ट है, ठीक है, और निगेटिव भी। यानी अफर्मेटिव का मतलब वाक्य जो साधारण हो, जिससे किसी कार्य का होने का बोध होता हो, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जिससे कोई कार्य होने का बोध ना हो, उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मैं पढ़ता हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं नहीं पढ़ता हूँ निगेटिव सेंटेंस। सर क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे? तो वह वाक्य जो क्या से शुरू हो, किस चीज से शुरू हो? क्या से। क्या मैं पढ़ता हूँ? यस नो क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब मैं क्या पढ़ता हूँ? WH क्वेश्चन। एक है इंट्रोगेटिव विद निगेटिव, जिसे कहते हैं, या निगेटिव क्वेश्चन कहते हैं, या इंट्रोगेटिव में ही आ जाता है। जैसे क्या मैं पढ़ता हूँ, यह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, अगर नहीं लग जाए तो इंट्रोगेटिव विद निगेटिव हो जाएगा। तो वाक्य ऐसे 5 प्रकार से हमें इसमें देखना है। अफर्मेटिव देखना है, निगेटिव देखना है, इंट्रोगेटिव देखना है, इंट्रोगेटिव विद निगेटिव देखना है, और WH क्वेश्चन देखना है। वाक्य यानी टेंस 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस को 4 प्रकार से पढ़ना है। प्रेजेंट को भी 4 प्रकार से पढ़ना है। अफर्मेटिव सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। और प्रेजेंट पास्ट को भी 4 प्रकार से पढ़ना है। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि मैंने काफी आपको सरल करके बताने का प्रयास किया कि सबका नाम आप बार बार लोगे तो याद भी हो जाएगी। मेरे साथ हमेशा बोलते रहोगे, आपको याद होते रहेंगे। और फ्यूचर को भी 4 प्रकार से पढ़ना है। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इन चारों यानी टोटल 12 हो गए। 12 को 5 प्रकार से पढ़ना है। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। इनको 5 प्रकार से क्या करना है? पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इन सबको कैसे पढ़ना है वही हम लोग देखते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैंने बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी दैट टेंस शोज द प्रेजेंट हैबिट ऑफ द नेचर ह्यूमन बीइंग्स, प्रेजेंट हैबिट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग्स। यानी ह्यूमन बीइंग्स के किस चीज को बताता हो? प्रेजेंट हैबिट को। यह टेंस किस चीज को बताता हो? ह्यूमन बीइंग्स के प्रेजेंट हैबिट को। यानी हैबिचुअल फैक्ट्स भी कह सकते हैं, प्रेजेंट हैबिट भी कहते हैं। मैंने बताया था कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, अब इसका पहचान तो काफी सरल है। हिंदी तो हम सबको आती है, हिंदी भाषी लोग को समझना काफी आसान है कि क्रिया के अंत में, किसके अंत में? क्रिया के अंत में क्या जाए? ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द लगा रहे, समझ लो कि वह वाक्य किस टेंस का माना जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। किस टेंस का माना जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस पहचानना काफी आसान है। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या लगा रहे हैं? ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द लगा रहे हैं, उस वाक्य का अनुवाद हम लोग किस टेंस में करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यहाँ मैंने लिख भी दिया और पहले से है आपको पता ही, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द लगा रहे हैं, उस वाक्य का अनुवाद हम लोग किस टेंस में करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यहाँ देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस इत्यादि शब्द। अब मैंने बताया था कि टेंस को पहचान है, तो सबसे पहले हम लोगों ने पहचान इसका देखा, जाना कि भाई इसका पहचान है हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द। अब इसको बनाना है सर, कैसे पहचानेंगे? तो अभी मैंने बता दिया पहचान। अब आगे मैंने अभी बताया कि इसको 5 प्रकार से पढ़ना है। कितने प्रकार से पढ़ना है? 5। जिसमें सबसे पहला मैंने बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जैसे राधा पत्र लिखती है, राधा पत्र लिखती है, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। या
आपको यहाँ समझना है कि देखेंगे लिखना, लिखना क्या है आपका क्रिया है, यानी क्रिया क्या होती है, तो क्रिया वर्ब इज अ वर्किंग वर्ड, वर्ब यानी क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। और वर्ब होती क्या है, तो वर्ब इज अ वर्किंग वर्ड, वर्ब इज अ वर्किंग वर्ड, ठीक है, या अ वर्ब दैट शोज एक्शन, पोजीशन, रिलेशन एंड स्टेट ऑफ बीइंग्स, जिससे किसी कार्य का होने की अवस्था, ठीक है, क्रिया का होने का बोध होता हो, ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, ठीक है। क्रिया किसे कहते हैं, तो वर्ब जिस शब्द से किसी कार्य का होने का बोध होता हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। यानी वर्ब इज अ वर्किंग वर्ड, यानी जिस शब्द से कार्य का होने का बोध होता है उसे क्या कह रहे हैं, क्रिया कहते हैं, ठीक है, यानी क्रिया। तो क्रिया के अंत में यानी लिखना कार्य, इस शब्द से किसी कार्य का होने का बोध हो रहा है, इसका मतलब लिखना क्या है, क्रिया है। और इस क्रिया के अंत में क्या लगा होना चाहिए, ता है, ती है, ते है, तो समझ लीजिए कि वह वाक्य किस टेंस के अंतर्गत आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। किसके अंतर्गत आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आए, समझ लें कि वह वाक्य किस टेंस के अंतर्गत है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका बनाने का तरीका। इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, अगर सिंपल वर्क असर्टिव सेंटेंस हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट का इंग्लिश लिखेंगे। सब्जेक्ट होता क्या है सर, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, सब्जेक्ट होता क्या है सर, कैसे पहचानेंगे कि वाक्य में सब्जेक्ट है, कर्ता, यानी कह सकते हैं शॉर्ट में वाक्य में जो कार्य को करे या जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, कार्य को करे, उसे ही क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। यानी जिसके द्वारा वाक्य में कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, कर्ता। यानी सब्जेक्ट यानी काम करने वाले को ही क्या कहते हैं, कर्ता। वाक्य में जो कार्य कर रहा है वही क्या हो जाएगा, कर्ता। जैसे राधा पत्र लिख रही है, इस वाक्य से कोई कार्य होने का बोध हो रहा है। और कर कौन रही है, क्या हो रहा है, लिख रही है, कौन लिख रही है, राधा। यानी इस वाक्य में कोई कार्य हो रहा है और कर कौन रही है, राधा। यानी इस वाक्य का कर्ता कौन हो गई, राधा। राधा के द्वारा ही कोई कार्य किया जा रहा है, राधा पत्र लिख रही है, यानी राधा इस वाक्य का क्या हो गई, कर्ता हो गई। यानी राधा पत्र लिखती है तो राधा इस वाक्य में कोई कार्य कर रही है, इसलिए इस वाक्य का कर्ता कौन हो गई, राधा। जिसके लिए मैंने अभी बताया वाक्य में जो कोई कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, कर्ता। क्या बोलते हैं, कर्ता। और राधा पत्र लिख रही है, इस वाक्य से कोई कार्य हो रहा है, कौन कर रही है, राधा। यानी इस वाक्य का कर्ता कौन हो गई, राधा। कौन हो गई, राधा। तो मैंने अभी दो चीजों के बारे में बताया, सब्जेक्ट यानी कर्ता, वाक्य में जो कोई कार्य करे उसे कर्ता कहते हैं। उसके बाद हमने बताया वर्ड, वर्ड इज अ वर्किंग वर्ड, ठीक है, यानी जिस शब्द से किसी कार्य का होने का बोध होता हो, ठीक है, उसके एक्शन, पोजीशन, स्टेट ऑफ बीइंग्स, रिलेशन का पता चलता हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और लास्ट है ऑब्जेक्ट। एक वाक्य को बनाने के लिए इन तीनों चीजों का होना जरूरी है, और ये तीनों समझना भी जरूरी है, इन तीनों को समझना भी जरूरी है। मैंने अभी बताया सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब यानी क्रिया, और तीसरा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कर्म। ये तीनों चीज एक वाक्य के लिए इन तीनों का होना अनिवार्य है, और ये तीनों समझना भी जरूरी है और समझना काफी आसान है। मैंने बताया, सरल शब्दों में बताया कि वाक्य में जो कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। ऐसे राम आम खा रहा है, कौन खाता है, राम। इस वाक्य में कर्ता कौन हो गया, राम। हम लोग बाजार जाते हैं, कौन जा रहा है, हम लोग। इस वाक्य में कर्ता कौन हो गया, हम लोग। रानी सिनेमा देखती है, कौन देख रही है, रानी। इस वाक्य में कर्ता कौन हो गई, रानी। सोहन तस्वीर बनाता है, इस वाक्य से भी कोई कार्य होने का बोध हो रहा है, इस वाक्य में कार्य कौन कर रहा है, सोहन। यानी जिस वाक्य में कोई कार्य करता हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता। वाक्य में जो कोई कार्य कर रहा हो, करता है, उसे ही क्या कहते हैं, कर्ता। कर्ता कोई भी हो सकता है। दूसरा हमने बताया कि वाक्य जिससे क्रिया यानी कोई कार्य होने का बोध हो जाए उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। अब राधा पत्र लिखती है, कौन लिखती है, राधा। तो कर्ता कौन हो गई, राधा। क्या करती है राधा, लिखती है। क्या करती है, लिखती है। मोहन आम खाता है, मोहन क्या करता है, खाता है।
सीता रोटी बनाती है, सीता क्या करती है, बनाती है। हम लोग सिनेमा देखते हैं, क्या करते हैं, देखते हैं। तो जिससे कोई कार्य होने का बोध उसे क्रिया, यानी राधा आपका सब्जेक्ट हो गई, लिखती आपका क्या हो गई, अब वर्ड हो गई, क्या हो गई, वर्ड। और जिस शब्द पे क्रिया का फल पड़े, राधा लिखती है, क्या लिखती है, पत्र। क्रिया का जिस पे फल पड़े उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कर्म। कैसे, जिसमें क्रिया का फल पड़े उसे क्या कहते हैं, कर्म। यानी कर्म को, यानी ऑब्जेक्ट को कर्म कहते हैं। ऑब्जेक्ट होता क्या है, जिस शब्द से, या कह सकते हैं जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़े उसे ही हम लोग, जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कहते हैं। कर्म कहते हैं जिस पर किसका फल पड़े, क्रिया का, उसे क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, कौन आम खा रहा है, राम। तो राम आम खाता है, तो राम यहाँ पे कर्ता हो गया। कर क्या रहा है, खाता है। क्या खाता है, आम। तो राम आम खाता है, राम कर्ता, खाता क्रिया, और क्या खाता है, आम। यही इसका क्या हो गया, कर्म हो गया। क्या हो गया, कर्म। तो जिस पे क्रिया का फल पड़े उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। मैंने अभी बताया कि वाक्य टेंस 3 प्रकार के होते हैं। फिर से टेंस 3 प्रकार के, तीनों के 4-4 भेद होते हैं, ये दोनों आपको बता दिया गया। अब इन चारों को 5-5 प्रकार से पढ़ना है, ये भी आपको बता दिया गया। इन पांचों में सबसे पहले अफर्मेटिव यानी असर्टिव सेंटेंस मैंने स्टार्ट किया, जिसको बनाने के लिए इसका तरीका जो है उसमें 3 चीज, नए चीजों का आवागमन हुआ था, जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। मैंने इन तीनों के विषय में भी आपको बताया। सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो वाक्य में कोई कार्य करे उसे कर्ता कहते हैं। वर्ब यानी क्रिया, जिससे कोई कार्य होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। ऑब्जेक्ट यानी कर्म, जिस पे क्रिया का फल पड़े उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। यानी ये तीनों का होना अनिवार्य है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस यानी असर्टिव सेंटेंस को बनाने के लिए इन तीनों चीजों का होना जरूरी है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले इसको सब्जेक्ट का इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद हम लोग वर्ब या वर्ब का 1 या 5 लिखेंगे, या फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ समझेंगे कि राधा पत्र लिखती है, कौन लिख रही है, राधा। कौन लिख रही है, राधा। तो राधा इसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, राधा। तो राधा का राधा हो जाएगा। उसके बाद वर्ब का इंग्लिश का लिखना है। राधा क्या करती है, राधा लिखती है। लिखना का क्या होगा, राइट्स। क्या लिखती है, पत्र। तो पत्र का अ लेटर, राधा राइट्स अ लेटर। सबसे पहले ये समझेंगे राधा राइट्स अ लेटर। सर यहाँ तो आपने लिख दिया राधा राइट्स अ लेटर, ये राइट्स आए कहाँ से, यानी यह वर्ब 1 या 5 है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन, ये वर्ब 1 या 5 है क्या। आपने तो बताया कि सर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता, वाक्य में जो कोई काम करे उसे सब्जेक्ट कहते हैं, जिस पे कार्य का फल पड़े उसे क्रिया यानी वर्ब कहते हैं। ठीक है, कार्य होने का बोध हो, और जिस पे क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कहते हैं। सर लेकिन यहाँ पे अनदर क्वेश्चन आ गया, वर्ब 1 या 5, तो इसे भी चलो क्लियर कराते चलो आपको। इंग्लिश अंग्रेजी लेटर में, अंग्रेजी शब्दों में कुछ कितने अक्षर का प्रयोग किया जाता है, 26। यानी कि कुल कितने लेटर है, 26। इनको साधारण तो 2 भागों में, ऐसे 3 भी आते हैं सेमी वॉवेल, लेकिन 2 ही लेकर चलते हैं। 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं वॉवेल, दूसरे को कहते हैं कॉन्सोनेंट। एक को कहते हैं वॉवेल और दूसरे को कहते हैं कॉन्सोनेंट। वॉवेल में आती है ए, ई, आई, ओ, यू। ये पांचों कौन आता है, वॉवेल आता है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांचों कौन लिस्ट में आता है, वॉवेल। अगर 26 में आपका 5 अगर आता है वॉवेल, तो रेस्ट जो बच गए वो कितना बचे, 21। रेस्ट 21, ये आपका कॉन्सोनेंट में काउंट होगा। यानी वॉवेल अगर 26 में 5 है, तो रेस्ट जो बच गए 21, यही आपका क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। तो अगर कोई क्रिया यानी वर्ड वॉवेल लेटर से समाप्त होता है,
तब उसमें ES लगाकर या जोड़कर उसका पांचवा रूप बनाते हैं। ये जो थी वर्ब 1 या 5, ये वर्ब का पहला या पांचवा रूप है। 1 या 5 क्या है? वर्ब का पहला या पांचवा रूप। ये जो मैंने अभी लिखा आपको वर्ब 1 या 5, ये जो वर्ब 1 या 5 था, ये वर्ब का पांचवा रूप होता है। 1 यानी वर्ब का पहला रूप, जब वर्ब अपने मूल रूप में हो तो वर्ब 1 कहते हैं, और वर्ब 5 का मतलब वर्ब का पांचवा रूप, वर्ब का पांचवा रूप। यानी वर्ब का अगर वर्ब 1 कहीं का है तो समझ लें कि वर्ब अपने मूल रूप में है तो वर्ब का पहला रूप होता है। और वही अगर वर्ब का पांचवा रूप है, यानी वर्ब में एस या ईएस फॉर्म भी इसीलिए इसे कहा जाता है। वर्ब में एस या ईएस लगा हो तो समझ लें कि वह वर्ब का कौन सा रूप है? पांचवा रूप। ठीक है। तो सर कैसे हम लोग अगर वर्ब को हमें अगर बदलना हो पांचवा रूप में तो कैसे बदलेंगे? वही मैंने बताया कि एस या ईएस फॉर्म बदलने के लिए कोई भी वर्ब 26 लेटर में किसी से भी शुरू हो सकता है और किसी से भी समाप्त होगा। इंग्लिश के अक्षरों में, अंग्रेजी के अक्षरों में 26 लेटर आते हैं। इन 26 लेटर से कोई भी वर्ड शुरू भी हो सकता है और समाप्त भी हो सकता है। यही 26 आएंगे। यही 26 से या तो शुरू होगा या यही 26 से क्या होगा? समाप्त होगा। इन 26 को दो भागों में बांटा गया है। एक वोवेल है जो A-E-I-O-U है, दूसरा रेस्ट कॉन्सोनेंट है। तो अगर कोई क्रिया वोवेल लेटर से समाप्त होता हो तो उसमें अगर पांचवा रूप से बदलना हो तो उसमें ES जोड़ते हैं, यानी एस या ES फॉर्म के में ES जोड़ते हैं। जैसे आप ले लो गो, ये वोवेल लेटर से समाप्त है तो इसे पांचवा रूप बदलने के लिए क्या लगा देते हैं? ES गोज। राइट, ये राइट ई से समाप्त है, यानी वोवेल लेटर से समाप्त है, इसलिए इसमें भी राइट्स या ऑलरेडी ई लगा हुआ है इसलिए ES ही लगाते हैं, यानी राइट्स हो जाती है। लेकिन अगर कोई वर्ब कॉन्सोनेंट लेटर से, किससे? कॉन्सोनेंट लेटर से, अगर कोई वर्ब कॉन्सोनेंट लेटर से समाप्त होती है तो उसमें एस लगाकर या जोड़कर उसका पांचवा रूप बनाते हैं। अगर कोई वर्ब वोवेल लेटर से समाप्त हो तो उसमें ES जोड़ते हैं, और कॉन्सोनेंट लेटर से समाप्त हो तो उसमें क्या जोड़ते हैं? एस। क्या जोड़ते हैं? एस। वोवेल लेटर से समाप्त हो तो ES, और कॉन्सोनेंट लेटर से समाप्त हो तो उसमें क्या जोड़ देते हैं? एस। ये दोनों जोड़कर हम लोग कौन रूप बदलते हैं? पांचवा रूप। तो वही लिखे हैं कि अगर कोई शब्द क्या कहा जाता है, अगर कोई वर्ड, क्रिया, वर्ब अगर वोवेल लेटर से समाप्त हो तो उसको पांचवा रूप बनाने के लिए उसमें हम लोग क्या जोड़ देते हैं? ES। और अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से समाप्त हो, किसी से समाप्त हो? कॉन्सोनेंट लेटर से, तो उसे पांचवा रूप बनाने के लिए क्या लगा देते हैं? एस। और यहाँ वर्ब का पहला या पांचवा फॉर्म्स जो लिखा गया है, ठीक है, यहाँ बताया गया है कि अगर कोई क्रिया, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ, यानी सब्जेक्ट के फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के साथ आता हो तो उसके साथ, या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता हो तो उसमें हम लोग वर्ब का पहला रूप लेते हैं। और ही, सीट और थर्ड पर्सन के साथ आता हो, सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के साथ आता हो तो उसके साथ वर्ब का कौन सा रूप ले लेते हैं? पांचवा। जैसे आई, वी, यू, दे तथा दो नाम, यानी टू नेम्स, यानी दो नाम के साथ वर्ब का कौन सा रूप लेते हैं? पहला रूप लेते हैं। यानी आई, वी, यू फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम लोग वर्ब का कौन सा रूप ले लेते हैं? पहला। वही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ वर्ब का कौन सा रूप ले लेते हैं? पांचवा। वर्ब का कौन सा रूप ले लेते हैं? पांचवा। फिर से, तो यहाँ पे राधा, अब मैंने बताया ना कि राधा राइट्स अ लेटर। सर यहाँ एस क्यों लगाए हैं? तो यह राधा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। राधा क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट,
इसलिए इसके साथ हम लोग क्या लिए हैं, वर्ब का पांचवा रूप लिए हैं। और यहाँ पांचवा रूप बनाने के लिए क्या जोड़े, एस, क्योंकि ईएस यानी राइट्स, WRITES एंड ई से समाप्त है तो एस तो लगेगा ही। तो यहाँ पांचवा रूप बनाने के लिए हम लोग क्या जोड़ दिए, एस। मैंने बताया भी था कि अगर कोई वर्ब वॉवेल लेटर से समाप्त हो तो उसको पांचवा रूप बनाने के लिए ईएस जोड़ते हैं। अगर कोई वर्ब कॉन्सोनेंट लेटर से समाप्त हो तो पांचवा रूप बनाने के लिए क्या जोड़ देते हैं, एस। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी मुझे लगता है कि मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझाया जाए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस। मैंने अभी बताया निगेटिव सेंटेंस इट मींस नकारात्मक वाक्य। क्या हो जाता है, नकारात्मक वाक्य। सर नकारात्मक वाक्य कैसे पढ़े, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले वाक्य को जब बता रहा था कि वह वाक्य जिससे किसी कार्य का होने का बोध नहीं होता हो उसे नकारात्मक सेंटेंस यानी निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अफर्मेटिव यानी जिससे कार्य होने का बोध हो उसे हम लोग अफर्मेटिव कहते हैं, और जिससे कार्य होने का बोध नहीं होता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस। जैसे आप उसे मेरा समर्थन करने के लिए नहीं कहते हैं, नहीं लगा हुआ है यानी निगेटिव सेंटेंस, नहीं लगा हुआ है यानी निगेटिव सेंटेंस। यानी सबसे पहले ये समझेंगे कि सर यह कौन टेंस का वाक्य है, इसे नोट करते रहेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि नहीं लगा हुआ है मतलब यह किस टेंस का कौन सा वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस। और यह वाक्य है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सर कैसे पहचानेंगे कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो सिंपल प्रेजेंट मैंने बताया कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा हो, यानी समझ लो कि वह वाक्य किसके अंतर्गत आती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी सिंपल प्रेजेंट ता है, ती है लगा हुआ है मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और नहीं लगा हुआ मतलब निगेटिव सेंटेंस है। कौन सा वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस। तो सिंपल प्रेजेंट का यह निगेटिव सेंटेंस है। सर इसे बनाया कैसे जाएगा, अफर्मेटिव में तो आपने बताया सबसे पहले सब्जेक्ट का इंग्लिश लिखेंगे, वर्ब का पहला या पांचवा रूप यानी फर्स्ट रूप या एस या ईएस फॉर्म लिखेंगे, और दूसरा ऑब्जेक्ट बताया आपने। सर इसका कैसे करेंगे, निगेटिव का, तो निगेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही वर्ब वन आ गया तो यहाँ डू या डज फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाती है इसका सपोर्ट करने। तो यहाँ वर्ब वन का प्रयोग होगा तो यहाँ हम लोग क्या ले लेंगे, डू या डज। सर एक झंझट पड़ गई, सब्जेक्ट तो आपने बताया था कि जो वाक्य में कार्य करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब बताया था कि जो वाक्य का क्रिया होती है जिससे कोई कार्य होने का बोध है उसे वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट बताया कि जिस पे क्रिया का फल पड़े उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। नहीं के संबंध में आ जाएगा नॉट। सर ये डू या डज का क्या करेंगे, इसका प्रयोग कैसे करेंगे, यह भी काफी सरल है, ये भी काफी सरल है। अगर वर्ड मैंने अभी बताया था वर्ड का एस या ईएस फॉर्म के बारे में, और या वर्ड का पहला फॉर्म के बारे में, कि अगर कोई वाक्य फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में आता हो, ठीक है, तो वहाँ वर्ब का पहला रूप लेते हैं। ही सी थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के रूप में आता है तो एस या ईएस फॉर्म लेते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर कोई वर्ब आई बी यू दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पहला रूप ले लेते हैं, या डू या पहला रूप या डू का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, डू का। वही ही सी तथा एक सब्जेक्ट यानी एक नाम हो सिंगुलर सब्जेक्ट उसके साथ वर्ब का पांचवा रूप या डज का प्रयोग करते हैं। किस चीज का प्रयोग करते हैं, डज का। यानी जिसके साथ हम लोग वर्ब का पहला रूप लेते हैं उसे डू का प्रयोग कर देंगे हेल्पिंग वर्ब, और जिसके साथ पांचवा रूप लेते हैं यहाँ क्या लगा देंगे, डज। यहाँ लिखे है ना सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। सर ये डू या डज क्या है, तो जहाँ वर्ब का पहला रूप यानी सब्जेक्ट आई बी यू दे दो नाम रहेगा तो वहां पे हम लोग डू ले लेंगे, और ही सीट तथा एक नाम रहेगा तो क्या ले लेंगे, डज। ही सीट तथा एक नाम रहेगा तो क्या ले लेंगे, डज। आई बी यू दे दो नाम रहेगा तो क्या ले लेंगे, डू। ही सीट तथा एक नाम रहेगा तो क्या ले लेंगे, डज। अब इसे बनाने का प्रयास करते हैं। आप उसे मेरा समर्थन करने के लिए नहीं कहते हैं, यानी यह क्रिया के अंत में ता है, ती है मतलब सिंपल प्रेजेंट है। इसका सब्जेक्ट क्या है, आप उसे मेरा समर्थन कर कौन नहीं कहते, आप। इसका सब्जेक्ट क्या होगी, आप। मेरा सबसे पहले सब्जेक्ट कहता है तो आपका यू हो जाएगा, ठीक है। आप क्या नहीं करते, आप उसे मेरा समर्थन करने के लिए नहीं कहते। आप क्या नहीं कर रहे हो, नहीं कहते हो। मैंने कहा ना, यानी कर्ता जो कार्य न करे या करे वही क्रिया हो जाती है। तो कर्ता के द्वारा क्या किया जा रहा है, नहीं कहा जाता है। क्या किया जाता है, नहीं कहा जाता है। तो नहीं कहना यही वर्ब है, क्या है, वर्ब है। तो
सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, तो सिंगुलर सेकंड क्या कहता है, सेकंड पर्सन है, तो इसके साथ डू और नहीं के लिए नॉट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? डू और नहीं के लिए नॉट। यहाँ मेथड में है, फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट। यह नॉट सर किसके साथ लेंगे? तो नहीं के लिए नॉट आ गया है, और सेकंड पर्सन है यानी आई बी यू है, यू के साथ हम लोग क्या ले लेते हैं? डू ले लेते हैं, तो यू डू नॉट। ठीक है, यू डू नॉट। अब सर इसको बनाएंगे तो यू डू नॉट तो हो गया, उसके बाद किसका इंग्लिश लिखना है? वर्ब का। क्या लेना है? वर्ब 1 लेना है। तो आप उसे मेरा समर्थन करने के लिए नहीं कहते। कौन नहीं कहते? आप। आपका यू। आप क्या नहीं करते? नहीं कहते। कहना का टेल। आप नहीं कहते। आप किसे नहीं कहते हैं? तो उससे का क्या हो जाएगा? हिम। आप उसे नहीं कहते तो यू डू नॉट टेल हिम। क्या हो जाएगा? यू डू नॉट टेल हिम। क्या करने के लिए? मेरा समर्थन करने के लिए। मेरा समर्थन करने के लिए। तो मेरा समर्थन करने के लिए, तो जैसे ही कोई वाक्य, एक वाक्य में डबल वाक्य इंक्लूड हो जाती है, तो वहां हम लोग कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तो के लिए कंजक्शन फॉर भी आ सकता है। यहाँ पे टू का प्रयोग करेंगे। किस चीज का प्रयोग करेंगे? टू का। कंजक्शन किस चीज का प्रयोग करेंगे? टू का। और जब भी टू आ जाएगी तो डबल सब्जेक्ट एक वाक्य में दूसरे वाक्य का इंक्लूड करने का मतलब होता है कि एक ही कर्ता के द्वारा दो कार्य किया जाए। तो टू के बाद हमेशा क्रिया आ जाती है, तब कर्म आता है, यानी क्रिया का फल ही कर्म पे पड़ता है। इसलिए टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो आप उसे मेरा समर्थन करने के लिए नहीं कहते, तो यू डू नॉट टेल हिम। क्या करने के लिए? के लिए मतलब सपोर्ट। टू सपोर्ट हो जाएगा, सॉरी, के लिए टू करेंगे। क्या करना? समर्थन। समर्थन का सपोर्ट। किसका? मेरा। तो मेरा का मी। तो इसका बन जाएगा यू डू नॉट टेल हिम टू सपोर्ट मी। किसका? निगेटिव सेंटेंस का। इसमें मैंने आपको बताया था कि कई प्रकार का सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव, निगेटिव क्वेश्चन में भी 3 प्रकार का बताया था। ऐसे तो 2 प्रकार का होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव में ही इंट्रोगेटिव विद निगेटिव आ जाती है। इंट्रोगेटिव में ही क्या आ जाती है? इंट्रोगेटिव विद निगेटिव। आज इसे भी हम लोग देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव विद क्या आ जाती है? निगेटिव आ जाती है। आइए अब यहाँ है, क्या वो मुझे तस्वीर बनाने के लिए नहीं कहती है। मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव को यस नो क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। यस नो क्वेश्चन यानी जिसका जवाब कहाँ हो, हाँ ना में संभव हो, उसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं। तो क्या वो मुझे तस्वीर बनाने के लिए कहती है, यानी इसका जवाब हाँ ना में संभव है, यानी यस नो क्वेश्चन है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और कहती है यानी क्रिया के अंत में ता है, मतलब यह कौन टेंस का है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। कहती है, क्या वो मुझे तस्वीर बनाने के लिए नहीं कहती है। तो क्या वो मुझे तस्वीर बनाने के लिए नहीं कि क्या से, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका जवाब हाँ ना में संभव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कहती है यानी यह कौन टेंस का वाक्य आ गया? सिंपल प्रेजेंट का। इसका वाक्य है सिंपल प्रेजेंट का। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाने का तरीका होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। सर डू या डज मैंने अभी बताया, ही सी तथा एक नाम यानी ही सी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज ले लेते हैं। यू भी दे यानी सेकेंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या ले लेते हैं? डू ले लेते हैं। तो यहाँ देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट के अनुसार ही हम लोग क्या लेंगे? डू या डज। तो क्या वो मुझे तस्वीर बनाने के लिए कहती है? कौन कहती है? वह। कौन कहती है? वह। तो यहाँ वह के अनुसार क्या आ जाएगा? सी, और सी के अनुसार क्या आ जाएगा? डज, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डज सी। वह क्या करती है? कहती है, यानी जिस पे कर्ता का कार्य किया जाए उसे ही हम लोग क्रिया करते हैं, तो वह कहती है। तो डज सी कहना का टेल हो जाता है, तो डज सी टेल। किसे कहती है? जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे ही कर्म कहते हैं, मैंने बताया था। तो किसे कहती है? टेल मुझे। तो डज सी टेल मी। क्या करने के लिए? तस्वीर बनाने के लिए। तो के लिए मैंने अभी बताया था, जब कंजक्शन वाक्य में जोड़ते हैं तो के लिए क्या ले लेते हैं? टू। अब बनाने का क्या हो जाएगा? ड्रॉ। तस्वीर बनाने के लिए आता है ड्रॉ, क्योंकि तस्वीर को हम लोग ड्रॉ ही करते हैं। और क्या बनाते हैं? के लिए बनाते हैं, बनाने का क्या बनाते हैं? तस्वीर। तो ड्रॉ अ पिक्चर। डज सी टेल मी टू ड्रॉ अ पिक्चर। क्या वो मुझे तस्वीर बनाने के लिए कहती है। आगे का वाक्य हम लोग देखे हैं। आगे का वाक्य है निगेटिव क्वेश्चन। क्या है? निगेटिव क्वेश्चन। सर आपने बताया इंट्रोगेटिव बताया, क्वेश्चन 2 प्रकार का। तो इंट्रोगेटिव विद निगेटिव यानी इसे निगेटिव क्वेश्चन भी कह सकते हैं या इंट्रोगेटिव निगेटिव भी कहते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव यानी प्रश्न से, हाँ ना वाला प्रश्न तो है ही, उसमें यह निगेटिव के को लेकर के आता है। जैसे क्या तुम उसका समर्थन नहीं करते हो? क्या तुम उसका समर्थन नहीं करते?
क्या तुम उसका समर्थन करते हो? इसका जवाब भी हाँ ना में संभव है, या इसीलिए इसे इंट्रोगेटिव विद निगेटिव कहा। अगर मैं उसका समर्थन करता हूँगा तो हाँ, और नहीं करता हूँगा तो ना। ठीक है, तो क्या तुम उसका समर्थन नहीं करते हो? तो करता हूँगा तो हाँ, नहीं करता हूँगा तो ना। इसका बनाने का तरीका सर क्या से स्टार्ट है? इंट्रोगेटिव डू डज पहले ले लेंगे, सब्जेक्ट नहीं के लिए नॉट, वर्ब वन और ऑब्जेक्ट। तो इसका सब्जेक्ट सबसे पहले हम लोग को देखना है। तो तुम उसका समर्थन नहीं करते हो, तुम यानी सेकेंड पर्सन है, और यू के अनुसार क्या ले लेते हैं? डू। तो डू यू क्या हो जाएगा? डू यू। तुम क्या नहीं करते हो? समर्थन नहीं करते हो। तो समर्थन करना नहीं करते हो, नहीं के लिए क्या आ जाती है? नॉट। डू यू नॉट, समर्थन करना का सपोर्ट, और किसका? उसका, तो उसका का हिम। डू यू नॉट सपोर्ट हिम, क्या बनेगा? डू यू नॉट सपोर्ट हिम। और इसी के साथ हम लोग अगला चलते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव समाप्त हुआ। अब WH क्वेश्चन। मैंने बताया था कि जिस हिंदी वाक्य में क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे और कौन, क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे और कौन लगा हो, जिस हिंदी वाक्य में ये सब लगा हो, क्या क्या लगा हो? क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे और कौन लगा हो, समझ लीजिए वह कौन सा वाक्य है? WH क्वेश्चन का वाक्य, यानी जिसका जवाब हाँ ना में संभव था। एक और तरीका मैंने बताया था कि जिसका जवाब हाँ ना में संभव हो उसे हम लोग यस नो क्वेश्चन कहते हैं, और जिसका जवाब हाँ ना में संभव नहीं है उसे WH क्वेश्चन कहते थे। ये इन सबको क्या कहते हैं? वाक्य में अगर ये सब लगा हुआ है तो समझ लीजिए कि यह कौन सा क्वेश्चन है? WH क्वेश्चन। जैसे वे लोग कैसे मेरी मदद करते हैं, यहाँ कैसे लगा हुआ है, मतलब यह कौन सा क्वेश्चन है? WH क्वेश्चन। सर WH क्वेश्चन है, हाँ। किस टेंस का है? तो सर मदद करता है, यानी क्रिया के अंत में ता है, ती है लगा हुआ है, मतलब यह कौन सा टेंस है? WH क्वेश्चन। सिंपल प्रेजेंट का कौन सा क्वेश्चन है? WH क्वेश्चन। सिंपल प्रेजेंट का WH क्वेश्चन है, यही समझना है। किसका है WH क्वेश्चन? सिंपल प्रेजेंट का। सर इसको कैसे पकड़े हैं? तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, यानी सिंपल प्रेजेंट, और कैसे लगा हुआ है? WH क्वेश्चन। सर इसको बनाएंगे कैसे? इसका मेथड क्या होगा? बनाने का सबसे पहला तरीका है, WH क्वेश्चन में WH वर्ड को पहले लिखते हैं, फिर सब हेल्पिंग वर्ड लिखते हैं, क्वेश्चन है इसलिए, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट अगर रहे एक्सेप्शन में तो नॉट ले लेंगे, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे, वो आपका पहला रूप, और ऑब्जेक्ट, यानी WH वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? WH वर्ड। हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, हेल्पिंग वर्ब तो इसका पहले ही बताया गया है, डू या डज। आई वी यू दे दो नाम के साथ डू ले लेते हैं, और ही सी तथा एक नाम के साथ डज ले लेते हैं। उसका सब्जेक्ट नॉट एक्सेप्शन है, रहेगा तो लेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लेंगे, वर्ड वन और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले WH वर्ड, इसमें देखेंगे WH वर्ड है क्या सर? तो WH वर्ड क्या है? कैसे। कैसे का क्या होता है? हाउ। कैसे का क्या होता है? हाउ। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग डू या डज लेते हैं। इसका सब्जेक्ट क्या है? वे लोग। वे लोग का हिंदी आप लोगों को पता है, दे होता है। वे लोग का हिंदी क्या होता है? दे। तो हाउ, दे के अनुसार हम लोग क्या ले लेंगे? डू या डज में से क्या ले लेंगे? डू। तो हाउ डू दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाउ डू दे। उसके बाद क्या लिखना है? नॉट एक्सेप्शन है, नहीं रहेगा तो नॉट लेंगे, नहीं रहेगा तो नॉट नहीं लेंगे। उसके बाद हम लोग वर्ब लेंगे। वर्ब इसका क्या है? मदद करना। मदद करना का क्या होता है? हेल्प। और किसका मदद करना है? तो मेरा। मेरा का क्या हो जाएगा? मी। इस प्रकार हम लोग WH क्वेश्चन भी बनाएंगे। WH क्वेश्चन में सबसे पहले WH वर्ड ले लेंगे, हेल्पिंग वर्ब, और उसके सब्जेक्ट नॉट एक्सेप्शन में, रहेगा तो लेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लेंगे, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस प्रकार आज हम लोगों ने पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस समाप्त किया। अगर समझ में आई तो इसको क्या कहता है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगर समझ में नहीं आई, अगर कहीं भी किसी प्रकार, तो आप कमेंट्स करेंगे। और कल इन सारे वाक्यों से जो मैंने अभी पढ़ाया, जो 5 वाक्य पढ़ाया, इन सबों से कल मैं कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा, और ये आपको मौखिक बता करके ये क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, और जब भी आने वाला पेज हो उसे फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ